हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जियोग्राफी एकेडमी। दिस इज़ विवेक और आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री का नया लेक्चर सीरीज़। इस लेक्चर सीरीज़ में हम फिर से बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे और ट्राई करेंगे कि जितना शॉर्ट में हो सके या फिर जो जितना आसान लैंग्वेज में हो सके आपको हम ये चैप्टर समझाएं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये डील करता है वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो जनरल में उतना नहीं रह पाता है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ पाएँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि जितना से ज़्यादा हो सके आसान शब्दों में मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देखिए, हर बार की तरह हम फिर से इस चैप्टर को अलग सेक्टर वाइज डिवाइड करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो अगर हम डिस्कस करें सबसे पहली बात, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, तो हम इस चैप्टर को ओवरऑल लगभग कुछ पार्ट्स में बांटेंगे और इसको हम पार्ट्स वाइज डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसमें हम देखेंगे जो भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उसकी वजह से जो नेशन का आइडिया का इमर्जेंस हुआ था वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो सेक्शन होगा वो होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सेकेंड जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये देखा जाएगा सेकंड सेक्शन में कि यूरोप में नेशनलिज्म किस तरीके से बनता है, यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट होगा वो डील करेगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो इसके बाद हम देखेंगे कि एक अलग ही एज शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि टाइम पीरियड जिसका है 830 से लेकर के 848 तक का। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आया हुआ है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देके इसको समझिएगा। अगला जो पार्ट है उसका हम बात करें तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि नेशन को किस तरीके से विजुअलाइज किया गया है, यानी कि जो हमारा अगला जो सेक्शन है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। और लास्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे, जैसे इम्पेरियलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कि इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस होता है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं बिना कि कोई देर किए हुए। अगर हम शुरू की बात करें तो एक बार आते हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट पे। क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट याद करिए 1789। ये वो डेट है जिसके बाद जो वर्ल्ड हिस्ट्री थी वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। तो ये आपको याद होगा कि 1789 पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन इसके पहले की अगर हम बात करें, इसके पहले क्या था, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि लुइस 16 जो किंग था वो रूल किया करता था। तो लुइस 16 के टाइम पे यहाँ पे मोनार्की सिस्टम थी पूरे यूरोप में। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मोनार्की होती है इसको ख़त्म करने के लिए यूरोप की जो सोसाइटी थी जो कि 3 पार्ट में बटी हुई थी, लिबरलिज्म, रेडिकल और कंजर्वेटिज्म। तो ये जो लिबरल्स के लोग होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते भी हैं। तो अब यहाँ पे जो मोनार्की थी, मोनार्की से अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ पे मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पैरेलल चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। इसलिए अगला जो फेज़ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है उसको रिपब्लिक फिर से कन्वर्ट करते हैं, सॉरी लिबरल्स जो होते हैं वो फिर से कन्वर्ट करते हैं और उसको रिपब्लिक बना डालते हैं। एक बार मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, थोड़ा अगर जल्दी जल्दी हो गया है तो ध्यान दीजिए इसको। देखिए, अगर हम फिर से बात करें अपने 1789 की, तो इसके पहले फ्रांस में क्या था, मोनार्की सिस्टम। ठीक है, मोनार्की सिस्टम के बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो लिबरल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो अब यहाँ पे हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर से कन्वर्ट होती है रिपब्लिक में। कन्वर्ट कौन करता है, जो भी फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज थे, यानी कि जो लिबरल्स थे वो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक में बदलाव हुआ है, रिपब्लिक कन्वर्ट हुआ है, तो कुछ तो स्टेप्स लिए गए होंगे,
कोई तो यहाँ पे मेथड्स अपनाया गया होगा, कुछ रेवोल्यूशन वगैरह किया हो गया, ऐसा तो नहीं वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे जिसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को रिपब्लिक में कन्वर्ट किया गया है? तो यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भी ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए थे फॉर द सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, ताकि वो यहाँ पे जो भी नेशन स्टेट की कॉन्सेप्ट है उसको इमर्स कर पाए। हाँ, एक चीज़ और है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर डील करता है नेशनलिज्म से। और जब भी हम बात करें नेशनलिज्म का तो पहले हमें नेशनलिज्म का मतलब पता होना चाहिए। नेशनलिज्म के बारे में जानना हो तो सबसे पहले कुछ दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है नेशन और एक है स्टेट। तो जब हम नेशन की बात करें तो नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है कि जो भी पर्सन है किसी भी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में कुछ पर्सन रह रहे हैं और उन पर्सन के बीच में कुछ कॉमन आइडेंटिटी है या फिर कॉमन सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग बेसिकली कह सकते हैं। तो ऐसा अगर कुछ भी है, हो सकता है कि उनका जो पास्ट रहा हो वो कॉमन हो सकता है उनका कल्चर सेम हो कॉमन हो, या फिर हो सकता है उनका ट्रेडिशन जो है वो कॉमन हो। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उनके बीच में कॉमन है, जो उनको एक तरीके से बॉन्ड करके रखती है, वो सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग क्रिएट करती है, उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट आप सुनते आए होंगे, बहुत ही मतलब ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, स्कूल में छोटे क्लास में ही पढ़ाया जाता है। जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टेट्स की, तो स्टेट का मीनिंग क्या होता है? स्टेट के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया है कि उसका बाउंड्री होना चाहिए, वो भी डिफाइन बाउंड्री होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो पॉपुलेशन है वो भी मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन होना चाहिए, फिक्स पॉपुलेशन होना चाहिए। तीसरा इसका क्राइटेरिया है कि उस एरिया के पास अपना खुद का गवर्नमेंट होना चाहिए। और जो लास्ट क्राइटेरिया है कि ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट शुड बी सॉवरेन, यानी कि ये गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए? सॉवरेन होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए। सॉवरेन का मतलब होता है कि आप क्या हो, आप अपने इंटरनल या फिर एक्सटर्नल दोनों ही डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो, फ्री हो। तो इसको हम कहते हैं स्टेट। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो फिर से हम आते हैं अपने फ्रेंच रिवोल्यूशन पे। मैंने नेशनल स्टेट इसलिए बताया क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर दिया था कि जो भी स्टेप लिए गए हैं वो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए लिए गए हैं। तो अभी मैंने समझाया कि नेशन स्टेट क्या होता है, एक बार फिर से देखते हैं। नेशन मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग, स्टेट मतलब उसके पास खुद का फिक्स टेरिटरी होना चाहिए, यानी कि बाउंड्री होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन होना चाहिए। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इनको कंबाइनली हम नेशन स्टेट कहते हैं, यानी कि वैसा स्टेट जिसमें नेशनलिज्म की भावना हो उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब यही जो नेशन स्टेट है, हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी अब उसको कन्वर्ट किया गया है रिपब्लिक में। अब यहाँ पे रिपब्लिक में जब कन्वर्ट किया गया है तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ से एक जो मेजर क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए थे सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग क्रिएट करने के लिए। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। जैसे पहला उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैत्रे, कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैत्रे। ला पैत्रे का मतलब होता है फादरलैंड। जैसे हम इंडिया को अपने जो हमारा इंडिया कंट्री है उसको हम एज ए मदरलैंड देखते हैं, वैसे ही इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लाया, इन्होंने अपने कंट्री को फादरलैंड कहा। जो दूसरा कॉन्सेप्ट था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ ले सितोयन। सितोयन मतलब यहाँ पे सिटीजन है, यानी कि वो ये बात कर रहे थे कि जो भी यूनाइटेड कम्युनिटी है उनको सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे। अगला उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, एक नेशनल एंथम बनाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम नेशनल ट्राइकलर फ्लैग बनाएंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स को उन्होंने डेवलप किया, सेटअप किया। स्टैंडर्ड मेजरिंग और वेइंग सिस्टम को एक तरीके से उन्होंने डेवलप किया। और
जितने भी अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया और जो फ्रेंच लैंग्वेज था उसको प्रमोट किया एज अ नेशनल लैंग्वेज। और जो यहाँ पे रिपब्लिक का आइडिया था वो फ्रेंच आर्मी के द्वारा भी स्प्रेड किया गया। तो एक बार हम फिर से ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स थे। पहला मैंने बताया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ला पैतरे। ला पैतरे का मतलब होता है फादरलैंड। इन्होंने ये कहा कि हमारा जो यहाँ पे लैंड है, जो कंट्री है, जो नेशन है, वो हम एज ए फादरलैंड उसको देखेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे लोग हैं एक दूसरे से उस कंट्री से कनेक्टेड फील कर पाए, यानी कि सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग क्रिएट कर पाए। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो स्टेट जनरल बॉडी होगी वो अब इलेक्टेड होगी। और वही जो क्लास 9th का हमने देखा था कि जो स्टेट जनरल बॉडी थी वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनके लिए जो वोटिंग का नंबर था, यानी कि वो नंबर में सिर्फ 300 थे, और बाकी जो सेकेंड और थर्ड क्लास के लोग थे वो नंबर में 600 लोग थे। लेकिन इनके वोट की जो वैल्यू थी लगभग दोनों की सेम थी, इक्वल इक्वल थी। तो उन्होंने ये कहा कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे जनरल स्टेट बॉडी है उसको इलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे कोई नॉमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो लुई 16 था वो लोगों को नॉमिनेट करता था अपने हिसाब से, ताकि वो डोमिनेट कर पाए और जो उसकी मोनार्की सिस्टम है वो बनी रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अब हम जो भी यहाँ पे जनरल बॉडी होगी उसको इलेक्ट करेंगे। साथ ही जो इन्होंने अगला बात किया, ये कहा कि अब हम नेशनल एंथम क्रिएट करेंगे। तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप जब भी कब अपना नेशनल एंथम गाते हैं तो क्या आपको कुछ फील होता है ऐसा कि हम ये हमारे खुद के कंट्री का नेशनल एंथम है, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। उसी तरीके से जब इन्होंने अपना खुद का नेशनल एंथम बनाया तो इन्होंने अपने आप को अपने कंट्री से कनेक्टेड फील करना शुरू किया, और इस तरीके से जो सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग है सब में धीरे धीरे इमर्ज होना शुरू हो गया था। सेम कहानी है फ्लैग के साथ भी। इन्होंने अपना खुद का एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया ताकि ये अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बना सकें, अपने आप को कहीं पे रिप्रेजेंट करना हो तो एज अ यूनिट ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ एक फ्लैग के माध्यम से। और भी यहाँ पे हम ये देखें तो यहाँ पे पहले मेज़रमेंट और वेट करने के जो यूनिट हुआ करते थे वो अलग अलग हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट हुआ करते थे। तो उनसे क्या हो रहा था कि जो भी लोग थे उनको जब अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। मान लीजिए कि किसी को अपना सामान बेचना है फिर ख़रीदना है, तो कहीं अगर यूरोप के किसी एक पार्ट में जा रहा है तो उसके साथ मेजरिंग जो भी यूनिट है वो डिफरेंट है, दूसरे पार्ट में जा रहा है तो वो डिफरेंट है। इससे बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी मेज़रमेंट और वेट करने के जो यूनिट हुआ करते थे उनको स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि वो फिक्स कर दिया उन लोगों ने। और भी हम कॉन्सेप्ट देखें ऐसे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया, यानी कि जो भी अब गवर्नमेंट बनेगी वो सेंट्रल, मतलब यानी कि ये स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग हैं उनको एक तरीके से कंट्रोल किया सके, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक लोग मतलब सेंट्रल वे में हो। फिर मैंने बताया कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इससे क्या हो रहा था कि लोगों के बीच में डिफरेंसेस बढ़ रहे थे, कहीं पे आपका लैंग्वेज कुछ और है, कहीं पे कुछ और है, तो उससे आपस में आपसी जो भी मतभेद होता है वो बढ़ जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिसकंटिन्यू करके फ्रेंच लैंग्वेज को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया, ताकि अगर सब लोग फिर से इसको समझाते हैं। जैसे अगर आप हिंदी बोलते हैं और कोई भी अगर आपको हिंदी बोलने वाला मिल जाए तो उससे क्या होता है, आप उससे कनेक्टेड फील करते हो, लगता है कि हाँ ये हमारा मतलब खुद के कंट्री का लोग हैं। उसी तरीके से इन्होंने जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस थे उसको डिसकंटिन्यू करके फ्रेंच को प्रमोट किया, ताकि अब यहाँ पे सबको मतलब एक लैंग्वेज के अंडर में लाया जा सके और एक दूसरे से लोग कनेक्ट कर पाए। देखिए लैंग्वेज जो होता है बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक दूसरे को कनेक्ट करने में, क्योंकि अगर हम एक दूसरे के लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो कनेक्ट कहाँ से हो पाएंगे। ठीक है, आगे इन्होंने जो भी यहाँ पे जो भी इनकी आर्मी थी, जो फ्रेंच आर्मी थी, इन्होंने रिपब्लिक के आइडिया को पूरे ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड किया। ये हर जगह पे जाते थे और जो भी इनकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी उनको ये रिप्रेजेंट करते थे। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ज़रूरी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया 1789 का। इसके पहले क्या था, फ्रांस में मोनार्की सिस्टम।
फिर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, बट साथ में साथ ये मोनार्की भी रहती है। तो अब ये सिस्टम जो बना था इसको हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसके बाद क्या हुआ, लिबरल्स आए, लिबरल्स ने रिवोल्यूशन किया और एक तरीके से रिवोल्ट करके ये जो मोनार्की सिस्टम थी इसको उखाड़ फेंका और यहाँ पे एक नई सिस्टम बन के आई जिसको हम कह रहे हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक कैसे बना, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे सॉरी, वो स्टेप्स मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। अब यहाँ पे एक नए चीज़ का एंट्री होता है। अब देखेंगे कि 1799 की बात हो रही है। अब यहीं पे एंट्री होती है नेपोलियन की। वही फिर से आप क्लास 9 का चैप्टर याद करिए, जो लास्ट यूनिट था उसमें, सॉरी जो पहला चैप्टर का लास्ट सेक्शन था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जो नेपोलियन है उसकी एंट्री होती है और उसी के बाद जो बैटल ऑफ वाटरलू होता है और वहाँ पे चैप्टर वो ख़त्म हो गया था। तो अब ये जो चैप्टर है वो वहीं से शुरू हो रहा है। 1799 में नेपोलियन एंट्री करता है और जो पहले यहाँ से रिपब्लिक चल रहा था इस रिपब्लिक को वो कन्वर्ट कर देता है मोनार्की सिस्टम में फिर से। अब फिर से वही बात आ गई, जिस तरीके से यहाँ से अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से रिपब्लिक बना था तो रिपब्लिक बनने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, अभी हमने डिस्कस किया उसको। अब यहाँ पे फिर से रिपब्लिक से मोनार्की बना है तो नेपोलियन ने कुछ किया होगा, कुछ तो स्टेप्स लिए गए होंगे, कुछ तो काम किया होगा, उसी की वजह से ये कन्वर्ट हुआ मोनार्की में। तो उसने ऐसा क्या क्या किया था जिसकी वजह से अब ये जो रिपब्लिक सिस्टम था वो मोनार्की में कन्वर्ट हुआ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसको अगर जानना है तो हमें एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना है जिसको हम कहते हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। उसको हम लोग कभी कभी सिविल कोड भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में। तो अगर हम नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड की बात करें, जिसको हम कह रहे हैं नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या फिर सिविल कोड ऑफ 1804, तो इसके कुछ प्रोविजंस थे। प्रोविज़न पहला ये था कि इसने क्या किया, इसने जो भी फ्यूडल सिस्टम था उसको अबॉलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, पहले जो भी टेरिटरीज हुआ करती थी, जो कोई एक एरिया है उसमें कुछ फ्यूडेटरी हुआ करते थे, यानी कि आपने भाषा में समझिए कि कुछ ज़मींदार हुआ करते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जो भी यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा थी, जो फ्यूडल सिस्टम था, उसको इसने ख़त्म कर दिया। दूसरा, इसी कोड के माध्यम से, ये जो सिविल कोड था, इसके माध्यम से जो भी पीजेंट्स थे उनको इसने सर्फडम से ख़त्म कर दिया। सर्फडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर, जिसको आप लोग बंधुआ मजदूरी कहते रहो, यानी कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाएगा। जो भी सर्फडम हुआ करता था उससे इसने पीजेंट्स को फ्री कर दिया। फिर हम देखेंगे कि इसी कोड में इसने कुछ और भी प्रोविज़न्स को ऐड किया, जैसे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इसने इम्प्रूव किया। फिर हम देखेंगे कि जो भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थे, यानी कि जन्म के आधार पे जो आपको विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसको इसने ख़त्म कर दिया। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी था, यानी कि उसका विरोध भी बहुत हुआ। एक तरफ तो ये कह रहा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसने कहा कि कानून के सामने सब एक जैसे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये कहता है कि जो भी फीमेल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, उनको कोई भी राइट नहीं दिया जाएगा, और राइट में भी ना उनको पॉलिटिकल राइट मिलेगा, यानी कि ना वोटिंग राइट मिलेगी, और ना ही उनको प्रॉपर्टी का ऑनरशिप राइट मिलेगा। फिर हम देखते हैं कि उसने प्रॉपर मेजरमेंट का यूनिट को भी इंट्रोड्यूस किया था, और इसके कुछ नेगेटिव प्रोविजंस भी हैं इसमें, जैसे इसने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया। फिर हम देखेंगे कि जो अभी मैंने बताया कि इसने क्या किया, फीमेल्स के पास या फिर जो भी वुमेन्स हैं उनको वोटिंग राइट इसने नहीं दिया था, और जो भी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप है वो भी फीमेल के पास नहीं रहेंगी। और एक जो है कि जो इसकी आर्मी है, आर्मी में लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाने लगा। तो ये इसके कुछ प्रोविजंस थे। तो आइए एक एक करके फिर से इन प्रोविजंस को हम पढ़ लेते हैं। जब पहला प्रोविज़न अगर हम देखें तो पहला प्रोविज़न जैसे मैंने बताया कि इसने फ्यूडल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, यानी कि जो भी फ्यूडल सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर जो सर्फडम था, सर्फडम से पीजेंट्स को इसने आज़ाद कर दिया। सर्फडम मतलब मैंने बताया बॉन्डेड लेबर, यानी कि बंधुआ मजदूरी। फिर इसने ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया। मैंने बताया कि जो भी यहाँ पे बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस थे, यानी कि विशेषाधिकार था जो, उसको इसने ख़त्म किया इस कोड के माध्यम से। ये बेसिकली मैं जो भी बता रहा हूँ वो इस सिविल कोड के प्रोविजंस हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन से यहाँ से क्या बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से यह बनेगा कि
राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिविल कोड्स, या फिर व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ सिविल कोड्स ऑफ 1804, या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो ये आपको प्रोविजंस याद होने चाहिए। फिर अगला जो प्रोविज़न है वो है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। मैंने अभी बताया कि इसने कहा कि कानून के सामने सब अधिकार होंगे, और इसने कहा कि जो भी यहाँ पे मेज़रमेंट का यूनिट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेज़रमेंट यूनिट होंगे, यानी कि इसने इंट्रोड्यूस किया प्रॉपर मेजरिंग यूनिट्स। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि देखिए, यहाँ तक तो जो भी प्रोविजंस मैंने बताया वो इसके पॉजिटिव प्रोविजंस थे। अब इसके नीचे जो भी प्रोविजंस होंगे वो नेगेटिव प्रोविजंस होंगे। जैसे इसने सेंसरशिप को इंट्रोड्यूस किया। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? सेंसरशिप का मतलब है कि ये जो मीडिया होती है, जो प्रेस होता है, वो अब इसके कंट्रोल में रहेगी। सिंपल सेंसरशिप का बेसिक सा मीनिंग है कंट्रोल ऑन मीडिया। अब इतना समझिए। तो यानी कि इसने क्या किया कि अब जो भी न्यूज़ वगैरह जो मार्केट में जाएगा या फिर जो इसकी प्रजा के पास जाएगा, वो इसके माध्यम से होके ही जाएगा, यानी कि अब सब इसके कंट्रोल में रहेगा। फिर इसने कहा कि जो भी फीमेल्स हैं उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी राइट जो भी हैं वुमेन को नहीं मिलेगा, और इसकी आर्मी में अब फोर्सफुली रिक्रूटमेंट ये करने की बात कर रहा था, और इसमें फोर्सफुली रिक्रूट भी किया जा रहा था। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया जो भी हमारा चैप्टर था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका जो फर्स्ट सेक्शन था, फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उम्मीद है आपको ये यहाँ सेक्शन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगला जो सेक्शन है उससे मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए, और हमें कमेंट में बताइए कि आपको जो भी ये कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ जो भी सजेशंस देना हो आप दे सकते हैं, ताकि हम उसमें और भी इम्प्रूवमेंट ला सकें। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।